नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। ट्रिप। हम सभी अब 12th में आ चुके थे। हम सभी अब बड़े हो रहे थे। सभी अपने अपने आने वाले कल के बारे में गंभीरता से सोच रहे थे, पर मैं और साही नहीं, क्योंकि हम दोनों को पता था हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है। खासकर मुझे, जिसको सिर्फ साही ने ही पूरा किया, वरना मैं इससे पहले पता नहीं कर पाया था कि मेरी मंजिल कहाँ है। अब हमारी दोस्ती एक अलग ही मुकाम पर थी। वक्त कब किसका हुआ है वो हमेशा बदलता है। ऐसे ही ये साल भी खत्म होने को था। आज सुबह असेंबली में मैडम ने सभी 11th और 12th के स्टूडेंट को रुकने के लिए कहा और बाकी सभी को अपनी अपनी क्लास में जाने को कहा। हर साल की तरह इस साल भी मैडम ने स्कूल ट्रिप अनाउंस किया। इस बार 5 दिनों के लिए केरल का ट्रिप है। जो भी जाना चाहता है वो अपना नाम लिखवा सकता है। इस बार इसे जल्दी प्लान किया गया है ताकि बच्चों को थोड़ा फ्री महसूस हो। सभी बच्चे एग्जाम की टेंशन से थोड़ा दूर रहें और 12th वालों की ये आखिरी ट्रिप रहेगी। हम सभी क्लास में पहुंचे तो सभी जाने के लिए तैयार थे। साही ने मुझसे पूछा, तुम भी चलोगे ना सुधीर? बीमार होने के कारण तुम पिछले साल नहीं जा पाए थे। मैं इस साल तुम्हारा नाम लिखवा रही हूँ। मैंने कहा, नहीं साही, मैं आज तक पिकनिक पर कभी नहीं गया और इस साल तो बोर्ड एग्जाम है। ओहो सुधीर, ये हमारा स्कूल का आखिरी साल है। हमें इसे यादगार बनाना चाहिए। और तुम्हें क्या एग्जाम का टेंशन? तुम्हें कुछ नंबर कम भी आ गए तो क्या होगा? इतने में सभी ने मुझे जोर देकर कहा, सुधीर चलो ना। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल सोचकर बताऊंगा। साही ने कहा, तुम चल रहे हो मतलब चल रहे हो। ओके बाबा, मैं सोचता हूँ। कल मम्मी पापा से बात कर फिर तुम सबको बताता हूँ। मैंने मम्मी पापा को बताया। उन्होंने भी जाने के लिए मना नहीं किया। पापा ने तो ये भी कहा कि यही सही समय है मौज मस्ती करने का। लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है, एंजॉय करो। साही और सभी दोस्त के कहने पर मैं इस ट्रिप के लिए राजी हो गया। अगले 15 दिनों बाद हमारी केरल की ट्रिप थी। अब स्कूल के सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। इन 15 दिनों में क्लास में सिर्फ और सिर्फ ट्रिप की ही बातें चलती रहीं। सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। साही भी बड़ी उत्साहित थी ट्रिप को लेकर। ट्रिप के पहले के 15 दिन कैसे निकले पता ही नहीं चला। आखिर वो दिन आ ही गया जब हमको जाना था। मुंबई से पहले हम कोच्चि जाने वाले थे। वहाँ एक दिन रुकना था और 3 दिन मुन्नार में। ये मेरे स्कूल की पहली ट्रिप थी। मैं पहली बार दोस्तों के साथ अकेला जा रहा था। हमारे पूरे ग्रुप ने साथ में ही रुकने का तय किया था। हम सभी अपनी सीटें साथ साथ ही ली थी। इत्तेफाक से साही और मेरी सीट साथ साथ थी। हमारा ग्रुप गाते बजाते कोच्चि पहुंच ही गया। हमें वहां पर सभी लड़के और लड़कियों को अलग अलग कमरे दिए गए। 3-3 बच्चों को एक साथ एक कमरे में रहना था। सभी थके हुए थे। तभी सर ने सभी को नाश्ता करने के बाद कुछ देर आराम करने को कहा और कहा 12 बजे सभी को कोच्चि शहर के दौरे के लिए ले जाया जाएगा। हम सभी आराम करने के बाद शहर के दौरे को निकले। पूरा दिन हमने कोच्चि शहर में सबसे पहले चाइनीज फिशिंग नेट्स देखने ले जाया गया। वो बड़ी ही खूबसूरत थी। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत चीजें नहीं देखी थी। ये 14वीं शताब्दी से यहाँ के बंदरगाहों पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जो बड़ा ही अद्भुत था। उसे मैंने अपनी आंखों में कैद कर लिया अपनी पेंटिंग के लिए। वहाँ से हमें सेंट फ्रांसिस चर्च ले जाया गया। ये चर्च 1503 में बनाया गया था। ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ वास्को डी गामा को 16वीं शताब्दी के उनके मरने के बाद यहाँ पर दफनाया गया था। इस चर्चा से और भी कई कहानियाँ जुड़ी हैं। उसके बाद हम केरला लोकगीत थिएटर एंड म्यूजियम गए। फिर हमें कथकली डांस दिखाया गया जो बड़ा ही लाजवाब था। साही और मैं पास पास ही बैठे थे। साही बड़ा आनंद ले रही थी। उसने तब तक अपनी पलकें नहीं झपकाई जब तक कि डांस खत्म नहीं हो गया। डांस के खत्म होने के बाद साही और मैं काफी देर तक डांस के बारे में
उसमें दिखाई गई स्टोरी, उसके मेकअप, ड्रेस पर ही बातें करते रहे। वो था भी बड़ा ही शानदार। मैंने और साही ने इससे पहले कभी लाइव परफॉर्मेंस नहीं देखा था। ये मेरी जिंदगी का एक अलग ही अनुभव था। काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में पहली बार ही होती हैं, क्योंकि वो शायद दूसरी बार ना हो पाए। आखिरी में सब कुछ देखने के बाद हम सभी को पोर्ट कोची बीच पर ले जाया गया। वहाँ पहुँचते ही सभी अपने अपने ग्रुप में मस्त हो गए। साही भी किसी ग्रुप में बैठी हुई थी। मैं बीच के पास जाकर अकेला बैठ गया। फिर अपने बैग से एक ड्राइंग बुक निकाल ली, जो हमेशा मेरे पास रहती थी। मैं वहाँ पर बड़ी देर से आती हुई लहरों को देखता रहा। आज मैंने जो भी देखा, जिन्हें मैंने अपनी आंखों में कैद कर लिया था, मैं उसे बनाने लगता हूँ। काफ़ी बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, कुछ अपने अपने गेम में तो कुछ अपनी बातों में मस्त थे। तभी मेरे पास साही आती है आइसक्रीम लेकर। सुधीर, अकेले क्या कर रहे हो? लो आइसक्रीम खाओ। मैं लेते हुए धन्यवाद कहा। तुम सबके साथ खेलते क्यों नहीं? अकेले क्यों बैठे हो? और ये बना क्या रहे हो? दिखाओ। मैंने कहा, यहाँ अच्छा लग रहा है, अब और अच्छा लगेगा तुम जो आ गई। मैं बस आज की कुछ यादें समेट रहा था। साही ने फिर सवाल किया, क्या बात है, तुम्हें लहरों को देखना पसंद है? मैंने कहा, हाँ, कितनी खूबसूरत लगती हैं आते जाते। लहरों की आवाज़ में एक अलग सा ही संगीत होता है, सुकून भरा, जिसे देखने के लिए एक पेंटिंग काफ़ी नहीं। साही लहरों को देखते हुए आइसक्रीम को पूरा खा जाती है। तुम बातें अच्छी कर लेते हो आजकल। सुधीर, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है। मैं साही से नजरें हटाकर आइसक्रीम को खाने लगता हूँ। साही ने शरारतीपन में कहा, तो सुधीर, आपको कैसा लग रहा है इस ट्रिप पर आकर? ये आपकी जिंदगी की पहली ट्रिप है। मैंने कहा, मुझे बड़ा ही खास महसूस हो रहा है, और मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ, जो आज अभी कुछ ही देर पहले अपनी आइसक्रीम बस कुछ ही सेकंड में खा चुकी थी। ये कहते हुए हम दोनों जोर से हंसने लगते हैं। सुधीर, एक बात कहूँ? मैंने कहा, कहो। तुम आगे क्या करना चाहते हो? मैंने कहा, तुम्हारी दोस्ती से पहले तक सच में मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा, पर अब मुझे एक पेंटिंग आर्टिस्ट बनना है। मेरी पेंटिंग दुनिया की हर बड़ी आर्ट गैलरी में लगे, बस अब यही सपना है। साही, तुमने क्या सोचा है? सुधीर, मैं राइटर बनना चाहती हूँ। मैंने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं अपनी पहली किताब तुम पर ही लिखना चाहूँगी। मैंने कहा, मुझ पर क्यों? साही, तुम एक कहानी से कम नहीं हो, इसलिए। मेरी कौन सी कहानी है? अपनी दोस्ती की कहानी। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि कोई मुझ पर भी किताब लिख सकता है। हाँ सुधीर, जिस तरह से मैं तुम्हारी पहली दोस्त बनी, तुम्हारी भी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। मैंने कहा, क्या लिखोगी उसमें? वो तो जब कहानी पूरी होगी तब तुम पढ़ लेना। मैंने कहा, तो वादा रहा, तुम्हारी पहली किताब की कहानी को मैं पढ़ूंगा, ठीक है? कहानी तुम्हारी है तो तुम्हारा उस पर पूरा अधिकार है, ये मेरा वादा रहा। मेरी पहली किताब तुम ही हो, मेरी पहली किताब तुम ही हो। साही ने एक सवाल और किया, सुधीर, अगर हम बिछुड़ गए, हमारी दोस्ती टूट गई तो? मैंने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी पहली किताब मेरे बिना पूरी होगी ही नहीं। मैं तुमसे कभी दोस्ती नहीं तोड़ सकता, और हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। सच में तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। साहिद, तुम भी मेरी दोस्त हो और ज़िंदगी भर रहोगी, मेरा वादा है तुमसे। तभी साही अपना सिर मेरे कंधे पर रखती है। वो बड़ा ही सुकून भरा था, मेरे लिए भी और शायद उसके लिए भी। हर बार लहरें हमारी तरफ आती हैं और वापस चली जाती हैं, कुछ वादों की तरह, मगर वादे तो अभी बाकी थे। ये वो वादे थे जिन्हें अभी बड़ा होना था। ये हमारे वादे जो हमने एक दूसरे से किए थे। ये वादे सिर्फ वादे बनकर ही रहते हैं, या फिर इस दोस्ती का कुछ अलग ही अंजाम होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ ही पलों के बाद एक बॉल हमारे पास आती है और हमें हमारी सोच से बाहर निकाल देती है। मैं उसे वापस खेलते हुए बच्चों की ओर फेंकता हूँ। फिर हम वहाँ से चले जाते हैं, अपने वादों को अपनी मुट्ठी में बंद कर, अपने सपनों की तलाश में।
पर होना वही है जो हमारी किस्मत में है। हम वादा तो कर चुके थे एक दूसरे से, पर कल किसने देखा है। वो हर पल बदलता है और ये हमें कहाँ ले जाएगा ये कोई नहीं जानता। बाकी के दिन भी हमने खूब मौज मस्ती की। हम सभी ट्रिप से लौट चुके थे, अपने बैग में बहुत सारी मस्ती यादें लेकर। मैं उन यादों को हमेशा अपने पास बंद रखूंगा ताकि वे ताउम्र मेरी ही रहें। मैं इन्हें खर्च नहीं करने वाला। भला यादें भी खर्च होती हैं? हाँ, होती हैं। उम्र के साथ ये भी खर्च होती है। पिछले 2 साल, तकरीबन 2 साल खत्म होने को थे। हमारी दोस्ती में सब अच्छा चल रहा था। 12th के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद मैंने और साही ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया, पर इस बार क्लास अलग अलग हो गई। सब ठीक चल रहा था, बड़े ही आसान तरीके से। पर ऐसा कभी नहीं होता कि हम जो चाहें वो हमारी ज़िंदगी में चलता रहे। समय बदलता है और कभी कभी ऐसे भी बदलाव आते हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी बदलती ही नहीं, बदलकर बिखर जाती है, जो हम कभी नहीं चाहते। ज़िंदगी के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा। अच्छा जो मेरी लाइफ में अभी चल रहा था। सब कुछ एक कहानी की तरह जो लगता था कि अपने समय से खत्म होकर उसके सक्सेस की पार्टी की तरह जो कभी खत्म नहीं होगी। पर समय बदलता है, अच्छा समय। कुछ ऐसी चीज़ों से मैं अनजान था जो अब आने वाले समय में मेरे साथ होने वाली थी। अब होने को कोई टाल सकता है? नहीं, कोई नहीं टाल सकता। रात 12 बजे फ़ोन की घंटी बजती है। घंटी काफ़ी देर तक बजती रहती है। मम्मी पापा दोनों में से कोई फ़ोन नहीं उठाता। घंटी काफ़ी देर तक बजती रही। मेरी आंख खुलती है अचानक से। मैं अपने कमरे से निकलकर फ़ोन उठाता हूँ। सामने हमारे कोलकाता वाले फूफा जी थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी दादी का अभी अचानक से देहांत हो गया है। तुम अपने मम्मी पापा से तुरंत मेरी बात करवाना। फ़ोन रखने के बाद मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे ऐसी खबर की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे मेरी दादी से बहुत प्यार था। कुछ लोग हमारे साथ ना रहें, पर उनसे लगाव हमेशा रहता है। मैं किसी तरह अपने आप को संभाला और मम्मी पापा को उठाया। फिर फूफा जी के फ़ोन के बारे में बताया। पापा दादी की बात सुनकर मायूस हो गए। सभी को बुरा लगता है ऐसी खबर सुनकर। दादी पापा की माँ जो थी। मम्मी ने पापा को संभाला। फिर कुछ ही देर बाद फिर से फूफा जी का फ़ोन आया। फ़ोन के बाद पापा कोलकाता की टिकट करवाने में लग गए और मम्मी पैकिंग में। मुझे भी मम्मी ने कहा कि अपना सामान पैक करो, हमें सुबह जल्दी निकलना होगा। पापा ने सुबह जल्दी फ़्लाइट की टिकट बुक करवाई है। हमारी घर की बाई जो सुबह जल्दी आती है, मैंने उसे कॉलेज में लीव के लिए एक एप्लीकेशन साही के घर देने को कहा और ये भी कहा कि साही को बता दे कि मेरी दादी का देहांत हो गया है। मैं कोलकाता जा रहा हूँ, 12 दिनों बाद लौटूंगा। वो एप्लीकेशन लेकर चली गई। दोपहर 2 बजे हम दादी के घर पहुँच चुके थे। सभी वहाँ हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं वहाँ खड़ा होकर अपनी दादी को निहार रहा था। उन्हें देखकर मैं भी बहुत रोया। मैंने कभी ऐसे किसी को नहीं देखा था। वहाँ पर और भी बहुत सारे रिश्तेदार थे जो वहाँ हमारे आने से पहले ही मौजूद थे। मैं ये सभी सोच रहा था कि काश एक बार दादी हमारे साथ मुंबई आती, मैं उन्हें सभी जगह ले जाता। उनकी हमेशा से इच्छा थी फिल्म सिटी देखने की। उन्होंने मुझे बताया था एक बार कि दादी और दादाजी छुपकर अपने पापा से मूवी देखने जाया करते थे, पर बीमार होने के बाद वो कहीं भी नहीं जा पाती थी। कुछ ही घंटों में सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। शाम होने से पहले सब कुछ देखने के बाद मुझे ये दुनिया कुछ अजीब लग रही थी। मैं सोच रहा था कि कोई मरता क्यों है। कुछ दिन बीतने के बाद मुझे अपनी बाई की याद आई कि उसने मेरा वो लेटर साही को दे तो दिया होगा ना, पर मैं पता करूं तो कैसे। मैं उसे फ़ोन करता हूं, पर मैंने कभी उसका फ़ोन नंबर लिया ही नहीं। अब मुझे खुद पर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मैं कितना बड़ा पागल हूँ। मैंने कभी साही का फ़ोन नंबर ही नहीं लिया। मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ना ही साही ने कभी मेरा फ़ोन नंबर लिया। अब तो बॉम्बे जाकर ही उससे बात होगी। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं कहीं ना कहीं साही को मिस कर रहा हूँ। मैं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था।
मेरे पास साही का फ़ोन नंबर जो नहीं था। ये इतिहास में पहली घटना होगी कि इतने सालों की दोस्ती में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का फ़ोन नंबर लिया ही नहीं। 2 दिन बाद दादी का 12वां था। दिन कट ही नहीं रहे थे। इतने दिन में कभी घर से बाहर रहा भी नहीं, और अब तो कुछ खास वजह साही भी थी। पापा ने काफ़ी दिनों पहले ही रिटर्न की टिकट करवा ली थी। हम 12वें के अगले दिन पर वापस जाने वाले थे। पापा और मम्मी का ऑफिस का बहुत काम पेंडिंग हो गया था और मेरा कॉलेज का भी सारा कार्यक्रम ठीक तरह से हो गया था। पापा कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। ये सब देखने के बाद मैंने खुद से एक सवाल किया कि क्या मरने के बाद ये सभी कार्यक्रमों को करना ज़रूरी है? ये ना भी हो तो मरने वाले को क्या पता चलेगा? हम सभी यहाँ 12 दिनों तक दादी के घर पे थे। क्या उनके जिंदा होने पर हम उनके साथ रहें? अगर दादी के साथ हम इतना समय रहते तो वो कितना खुश होती। पर इन बातों की परवाह कौन करता है? सभी अपने काम में व्यस्त हैं। क्या मैं भी बड़ा होकर ऐसा ही बनूंगा, जिसके पास अपने मम्मी पापा के लिए भी टाइम नहीं होगा? इसका जवाब मैं नहीं सोच पाया। वो मुझे नहीं पता था। हम आज निकलने वाले थे वापस अपने शहर। सभी रिश्तेदार एक एक कर मम्मी पापा से मिलते हुए निकल गए। हम भी टैक्सी में बैठकर निकल गए। मुझे जल्दी पहुंचने का इंतज़ार था। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।